तो सवाल यही है कि आखिर ये युद्ध किस ओर जा रहा है। और जिस तरह से ट्रंप धमका रहे हैं, जिस तरह से जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, इस युद्ध में कोई एथिक्स और कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो अब ये युद्ध क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल अख्तियार करेगा? क्योंकि जब ईरान जो है इतनी रेंज की मिसाइल दागना शुरू कर देगा कि उनकी जद में यूरोपियन कंट्रीज भी आने लग जाएंगे, तो क्या वो भी इस युद्ध में कूदेंगे? जिस तरह से ट्रंप कह रहे हैं कि भाई वो हिचकेंगे नहीं, अगर सारे जो उनके पावर सेंटर्स हैं उनको भी तबाह बर्बाद करना पड़े तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। तो क्या अगर ट्रंप ऐसा करेंगे तो ईरान चुपचाप बैठ जाएगा? ईरान ने भी इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स पे जिस तरह से अटैक करके बता दिया कि हम भी कैपेबल हैं। तो ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ, विदेश मामलों की एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विनय शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार, रूस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर भरत बराई हैं, अध्यक्ष हैं यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के अमेरिका से। और अहमर मुस्तखान साहब हमारे साथ बलूचिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। आसिफ रमीज विदेश मामलों के विशेषज्ञ सऊदी से जुड़ रहे हैं। और निसार अहमद शरजई साहब हमारे साथ डीटीपी नेता अफगानिस्तान के इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सवाल प्रोफेसर जोशी आपसे, जो आपकी समझ है वो क्या कह रही है? जो अल्टीमेटम ट्रंप ने दिया है कि 48 घंटे में हॉर्मुज खोलो, नहीं तो एक एक पावर प्लांट तबाह कर दूंगा, ये सिर्फ एक धमकी है, नैरेटिव है, या वाकई में ट्रंप अब इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि वो मीन करते हैं? हमले तो पिनाज देखो दोनों तरफ से जारी ही हैं, और जो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स हैं वो भी दोनों तरफ से आ रहे हैं। और ईरान फिर इस युद्ध के जो सीमा है उसको लगातार हर ट्रंप की धमकी के बाद बढ़ाता जा रहा है। पिछली बार धमकी मिली थी तो हमने देखा कि खाड़ी देशों के बाहर फिर साइप्रस, तुर्की और अजरबैजान तक पहुंचा। वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं थी, पर इन देशों को जद में लिया युद्ध की। और कल देखिए हिंद महासागर में डियागो गार्शिया पर ईरान ने आक्रमण किया है, और ये एक गेम चेंजर हो सकता है। और इसकी वजह से ट्रंप बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे, क्योंकि आप ये समझें कि हिंद महासागर यानी एशिया की तरफ ये युद्ध ले आया ईरान, और उसने अपनी एक रेंज जो है वो 1700 से हम देखें 2500 के बीच की उसकी मिसाइल्स की रेंज रहती थी, अटैक की रेंज रहती थी। अब हम उसको देखें 4000 किलोमीटर तक ईरान ने पहुंचा दी है। और यदि ईरान ऐसा कर पाने में सक्षम है तो उधर यूरोप में फिर बर्लिन, रोम और पेरिस भी ईरान के निशाने पर हमको दिखाई पड़ते हैं। तो यही कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान जो कर रहा है उसके मद्देनजर आज हमको ट्रंप के इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आते हुए दिखे हैं। और जो मेरी समझ बूझ है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आज ईरान फिर किसी नई जगह पर आपको आक्रमण करता हुआ नजर आएगा। तो वो तो एक अपना एग्जिस्टेंशियल ऑल आउट वॉर पे चला ही गया है, और ईरान का प्रयास ये है कि जितना वॉर को फैला सके वो उतना वॉर को फैला रहा है। अब ये देखना, यहां पर दिलचस्प जैसा शब्द मुझे बिल्कुल इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब ये देखना होगा कि इसका जवाब इजराइल और अमेरिका की तरफ से कैसे आता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वन अपमैनशिप की पूरी लड़ाई है ईरान के पास। अब उसने तय कर लिया है कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो किसी भी हद तक जाऊंगा। डॉक्टर भरत बराई, ट्रंप के इस एटीट्यूड का, ट्रंप की इस अप्रोच का अमेरिका में किस तरह से लोग इसको ले रहे हैं? क्या अब अमेरिकन के जहन में भी आ गया है कि भाई इनफ इज इनफ, इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई में तब्दील करना होगा, या कोई वे आउट तलाशा जा रहा है और इसीलिए ट्रंप इतने अग्रेसिव धमकाने वाले बयान दे रहे हैं कि ईरान कहीं से कमजोर पड़े, सरेंडर करे? ऐसा है, कोई भी जगह युद्ध होता है तो हमेशा नुकसानी होती है दोनों साइड की, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो अमेरिकी प्रजा को ऐसा नहीं लगता कि युद्ध में किसी को फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो मुल्ला रजीम है ईरान का, सबको धमका रहा है, सबको इजराइल को डांट रहा था, बोल रहा था कि इजराइल को हम एक एटॉमिक बॉम्ब से उड़ा देंगे। अब वो जो कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, अमेरिका को कोई ज़्यादा असर नहीं हुई है। पेट्रोल की दाम बढ़ गई हैं, पहले $2.80 में मिलता था गैलन, अभी 389, 387 ऐसा, कभी 25% बढ़ा है। नेचुरल गैस में कुछ असर नहीं होती है। आपको मालूम होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल और सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस अमेरिका में निकलता है। तो यहाँ तो कोई शॉर्टेज किसी को नहीं है, लेकिन दाम पेट्रोल के बढ़ गए हैं, नेचुरल गैस के कुछ बढ़ा नहीं। अब ट्रंप साहब जो अपनी मनमानी है वही करते हैं। उनके जो सलाहकार हैं नज़दीक के, उनके साथ वो कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप साहब जो वॉर में करना पड़ेगा अपने सलाहकार से सलाह लेंगे, और वो क्या करेंगे वो बताना मुश्किल है। वो पावर प्लांट में बोला है कि हम उसके पावर प्लांट तबाह कर देंगे, तो शायद करेंगे। फ्रांस, जर्मनी, इटली,
यूके, जापान, साउथ कोरिया, ये देश क्या शामिल होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, अब देखते हैं। देखो, ट्रम्प ने 2 दिन पहले वो भी बोला था कि ठीक है, हम ये लड़ाई बंद कर देंगे, ठीक। और ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, जापान है, कोरिया है, सबका तेल तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, अमेरिका का कोई तेल नहीं आता है। तो बोला कि ठीक है, आप अपने आप करो और आप अपने जहाज ले जाओ। फिर ये लोग ठिकाने आ गए कि नहीं नहीं, क्योंकि बात सही है कि नेटो विदाउट अमेरिका इज़ अ पेपर टाइगर। अगर अमेरिका का फायर पावर नहीं है तो नेटो के पास कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि देखें कि 40 घंटे में ये क्या करते हैं। ये जो मुल्ला रजीम है वो कुछ मानने वाला नहीं है 40 घंटे में, वो तो अपनी जो बात करते हैं करता रहेगा। ठीक है। अब ऐसे देखो तो इसराइल, अमेरिका, ईरान के पास सिर्फ 3 ही किस्म के हथियार हैं। एक है मिसाइल्स जो 40 साल से बना रहा है, दूसरा है ड्रोन, और तीसरा है उसका टेररिस्ट नेटवर्क, हज़बुल्लाह, हमास, हुथीस और इस्लामिक जिहाद। उसमें हमास और इस्लामिक जिहाद तो ख़त्म हो गया, हज़बुल्लाह भी 80% ख़त्म हो गया है, लेकिन वो सदर्न लेबनान से अभी भी रॉकेट थोड़ा फायर कर रहा है और थोड़ा नुकसान होता है। ठीक है, हमारे ये तो भाई तो साथ चलती रहेगी जी। मेरा नहीं ख्याल है कि ये वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन ये रीजनल वॉर तो हो गया। तो रीजनल वॉर तो हो गया है और ज्यादा ये पैर फैलाता जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त रूस से भी जुड़ रहे हैं, विनय शुक्ला जी। विनय जी, आपसे समझना चाहेंगे कि बार बार तमाम रिपोर्ट्स की बात करें और हर कोई एक कॉमन सेंस भी लगा के जब ये बात करता है तो कहता है कि भाई ईरान अगर इतने सटीक हमले कर पा रहा है, अगर इतनी लंबी लड़ाई सस्टेन कर पा रहा है, तो रूस और चीन की मदद के बिना ये मुमकिन नहीं है। बैकडोर से ही सही, प्लेयर्स तो सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, और जिस तरह से अगर ये अल्टीमेटम फेल होता है और अगर एनर्जी जो प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाया जाता है, फिर तो जाहिर सी बात है फिर सबको धीरे धीरे इसमें कूदना पड़ेगा ही ना। हाँ बिल्कुल। वैसे देखिए, ये तो बात आपकी सही है कि ये रशिया जो है, एटलीस्ट मैं चीन के बारे में नहीं कह सकता, रशिया इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसका वो जवाबी, क्योंकि 4 साल से यूएस सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को रशियन को टारगेट करने के लिए अपने इंटेलिजेंस से, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और सैटेलाइट से। पर जहां तक बात यह है कि अगर ये राष्ट्रपति ट्रंप ने जो धमकी दी है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, वो उसको पूरा करेंगे बिल्कुल भी, और ईरान भी है वो अब अपना जवाब भी करेगा। तो अब लगता है कि और ज्यादा बढ़ेगी, वहां पे गल्फ कंट्रीज में भी उनके भी पावर प्लांट पे भी बढ़ेगी। और पर रूस डायरेक्ट कूदने वाला नहीं है इसमें। नहीं, रूस का तो फायदा हो रहा है, जो तेल रूस से खरीदा जा रहा है, आर्थिक तौर पे रूस तो सबसे बड़ा विनर उभर कर आ रहा है। अगर इस पूरी जंग की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली रूस को तो फायदा ही हो रहा है सर। देखिए, 4 साल से आपने रूस पर 35,000 सैंक्शन लगा रखे हैं, फिर भी रूस खड़ा है, जिंदा है। तो ठीक है, ये तो लड़ाई है, लड़ाई में आप हमें मित्र ने ये कहा है अमेरिका से कि कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है। ये तो लड़ाई है, ये तो बैटल्स हैं, पर उसका जब एंड गेम क्या होगा कि, और जो कभी ना कभी तो खत्म होगा ही, और देखते कि क्या होगा वहां पर इसके बाद। प्रोफेसर आसिफ रमीज हमारे साथ इस वक्त फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट सऊदी से जुड़ रहे हैं। सर, वहाँ के हालात को, वहाँ के मिजाज को आप बखूबी समझते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अब जिस तरह का अल्टीमेटम आ रहा है, जिस तरह से एनर्जी जो प्लांट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से, गल्फ कंट्रीज के भी, और वो कह रहा है कि और अग्रेसिव होऊंगा, आप मुझे धमकाओगे तो मैं भी पलटवार करूंगा और उससे बुरा करूंगा। तो ऐसे में ये आज की रात, ये 48 घंटे क्या इस जंग के डिसाइडिंग फैक्टर आपकी नजर में होने वाले हैं? नाज जी, ये 48 घंटे तो अहम है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि 2-4 दिन में शायद ये जंग खत्म हो जाए, लेकिन जिस तरीके से चौथे हफ्ते में इसकी एंट्री हुई, लगभग 1 महीना हो गया, और इसमें जितना जान माल का नुकसान हुआ, ख़ास तौर से आप देखें 2022 से लेके अब तक में जो पेट्रोल या गैस
जो एनर्जी की जो क्राइसिस एक देखने को मिल रही है और उसकी कीमतें लगभग 50% से के आसपास बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें पूरी दुनिया में एक तरह की कहीं ना कहीं बेचैनी तो है और सबकी नज़र इस पे है। वैसे में एनर्जी फैसिलिटीज़ पे ही अगर अटैक्स होते हैं तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है पूरी दुनिया का, और इस पे जो एक सिविल सोसाइटी है, जो लीडर्स हैं दुनिया के, जो पीस चाहते हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है कि कैसे इसको रोका जाए। इसकी दो खास चीज़ें हैं। एक तो ये कि अमेरिका, इजराइल और ईरान, ये तीन पार्टीज हैं दो, और उसमें अगर ईरान इजराइल पे अटैक कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है, या फिर अमेरिका और इजराइल वहां कर रहा है, तो वो एक चीज हुई। लेकिन जो ईरान अपने नेबरहुड में जिस तरीके के अटैक्स कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वो एक तरीके का जो रेस्पेक्टिंग स्टेट सॉवरेनिटी जो होती है, या फिर एक इंटरनेशनल लॉज होते हैं, या फिर नेबरली होता है ना कि आप नेबर्स को रेस्पेक्ट करें, वो होता है। सऊदी के साथ बीजिंग एग्रीमेंट भी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था 2817, उसका भी वायलेशन है। उस हिसाब से वायलेशन तो ट्रंप ने भी किए हैं। देखिए वायलेशन, यहाँ वायलेशन की फेहरिस्त बहुत लंबी है। मैं आज आपसे सीधा सीधा ये पूछ रही हूँ कि भाई गल्फ कंट्रीज की पूरी इकोनॉमी चलती है एनर्जी पर, तेल के भंडार पर, गैस पर, पूरी इकोनॉमी उनकी, जो उनका पूरा जिसे कह रहे हैं फ्लरिश हुए हैं, वो पूरा सब कुछ इसी पर बेस्ड है। अगर आप गल्फ कंट्रीज के इन एनर्जी सेक्टर्स को नुकसान पहुंचाओगे, चाहे वो ईरान के पहुंचाओ, चाहे फिर वो बाकी गल्फ कंट्रीज के आप पहुंचा रहे हैं, दोनों तरफ से किसी भी खेमे में नुकसान हो रहा है, अल्टीमेटली तो गल्फ की इकोनॉमी चरमराएगी ना। अमेरिका तो घर बैठा हुआ है, अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन साथ साथ ये इतना इंटरकनेक्टेड है कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं से इससे अफेक्टेड होगी। तो वही मैं कह रही हूँ कि जब दुनिया अफेक्टेड होगी तो वो ट्रंप पर प्रेशर नहीं बनाएंगे कि भाई आपके अमेरिका में तो सब कुछ शांति से चल रहा है, सब कुछ नॉर्मलेंसी है, आप तो फुट ऑन ग्राउंड्स भी नहीं उतार रहे हैं, सोल्जर्स भी नहीं भेज रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपका नुकसान नहीं हो रहा है। आपकी फ्रस्ट्रेशन ईरान उतार रहा है सऊदी कंट्रीज पे और उनके भंडारों पे, गैस के, तेल के, और अल्टीमेटली हम पीछे चले जाएंगे। जैसे कतर में हुआ, उन्होंने कहा ना कि भाई हम सीधे सीधे 17% हमारी कैपेसिटी डाउन हो गई इस अटैक के बाद, इसको रिवाइव करने में हमें 2 से 3 साल का वक्त लगेगा, तो नुकसान कौन झेल रहा है? इसी बात को देखते हुए तो नुकसान पूरे जो रीजनल एस्केलेशन हो रहा है, एनर्जी पे जो इसका असर पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं रीजनल वॉर का भी हमारे पैनलिस्ट ने जिक्र भी किया, वो जो बढ़ता दिख रहा है, उस पर डी एस्केलेशन की जरूरत है। अगर वो नहीं होता है तो जैसा मैंने कहा, दोबारा से कह रहा हूं कि इसका सीधा सीधा असर, भले ही अमेरिका पे प्रेशर है या उसका असर उतना वहां नहीं पड़ रहा हो जैसा आपने कहा, लेकिन बाकी जितनी भी, मैं अपने अगर भारत की भी बात करूं या दूसरे अपने तमाम जो हार्मूज को यूज कर रहे हैं, या फिर कतर से नेचुरल गैस का जो वहां पे इंपोर्ट करते हैं, या जिस तरीके से भी सिचुएशन बन रही है, उसको देखते हुए ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट में इसका नुकसान नहीं होगा। इसमें सभी वो पार्टीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सामने आना पड़ेगा। और इसमें मैं एक चीज और कह सकता हूं कि भारत एक बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। हमारे प्रधानमंत्री और भारत का रिलेशन पूरे गल्फ कंट्रीज में बहुत अच्छा है, ईरान के साथ अच्छा है, अमेरिका और इजराइल के साथ अच्छा है। तो इन तमाम सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, और उसमें इस मध्यस्थता के लिए भारत को भी आगे आना चाहिए। और आगे आके अभी हमारे प्रधानमंत्री ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात भी करी है, बाकी तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ भी बातें चल रही हैं, और कुछ जगहों पे कंडमनेशन भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इवन, चले आपने अभी कहा कि वायलेशन जो है वो इजराइल भी किया, और यकीनन ये सही बात है, लेकिन उसके रिटेलिएशन में ईरान जो दूसरे यहाँ पे लोकल नेबरिंग कंट्रीज में कर रहा है, कहीं ना कहीं वो एक चीज को दिखाता है कि वो गलत है और उसको रोकना चाहिए। और मुस्कान साहब, एक बात है, ठीक है, मुस्कान साहब को भी जरा चर्चा में शामिल करूंगी, बलूचिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्कान साहब, बलूचिस्तान यही वो रीजन है जहां से अगर सोल्जर्स ऑन ग्राउंड अमेरिका उतारता है तो इस बात की बड़ी सुगबुगाहट है कि पाकिस्तान इसी रीजन से ईरान में अमेरिकी सोल्जर्स, अमेरिका को मदद देगा। तो क्या अब इस जंग में पाकिस्तान की एंट्री क्लियर कट होनी तय है? ये आपका शुक्रिया, नमस्कार। मैंने तो 26 साल पहले
पाकिस्तान से जिंदाबाद का नारा लगाकर मैं ये जो चर्या है डोनाल्ड ट्रंप उसके घर से 12 मील दूर हूँ, मैं अमेरिका में हूँ। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि वो इलाका जो है उसमें बलोचों का हम स्टेक होल्डर हैं उस इलाके में, क्योंकि आपको मालूम है कि जो होर्मुजगान प्रोविंस है ईरान का, जो स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज का अपर लिप है, उसमें जो शहर है जाश्क, वो शहर हम बलोचों का है, बलोच उसमें अक्सरियत में है। और उसके साथ में ही सिस्तान व बलूचिस्तान है, वो भी उस इलाके से मिला हुआ है। वो सिस्तान व बलूचिस्तान से ही दरअसल मेरे परदादा वगैरह उसी इलाके से थे, बाद में हम कराची और दूसरे जगह आ गए थे। तो ये इलाका हमारे लिए बहुत अहम है। हम तो देखें, एक मैं आपके गुजारिश में लाना चाहता हूँ एक बात। एक मोहतरमा ने आज से 60 साल पहले कहा था कि ये एक बेवकूफ़ है जिसमें अकल नहीं है और ना ही कोई समाजी महारत। मेरी तमन्ना है वो कभी सियासत में ना आए, क्योंकि वो एक तबाही होगा। एक मोहतरमा ने 60 साल पहले ये बात कही थी। उस मोहतरमा का नाम था मैरी एन ट्रंप। ये जो ट्रंप की वालिदा थी, उन्होंने ये कहा था। और ये बात कल के दिन जो ईरान की एम्बेसी है साउथ अफ्रीका में, उन्होंने उसी तस्वीर के साथ ट्रंप की वालिदा के उनको बहुत दवाएं दी कि बहुत अच्छी नेक औरत है, सही बात कही, और ये तस्वीर लगाई। और देखें, ट्रंप ने गैर ज़रूरी तौर पर इजराइल के कहने पे आकर यहाँ पर हमला किया। हमारे एक दोस्त ने जो अमेरिका सही हैं, उन्होंने कहा कि मुल्ला रिजीम, भाई ये जो आसिम मुल्ला रिजीम जो साथ में है, उसको तो ये ट्रंप ने बढ़ावा दिया है। उसकी जो बदमाशी है, उसकी जो टेररिज्म है, उस पे तो इसने आंखें बंद की हुई हैं। ये उन्हें तो लंच में बुलाया जाता है। जी हाँ, आप देखें, उसी ट्रंप के घर से 200 मील दूर पे, सिर्फ 200 मील दूर पे अगस्त 10 को आके ये मुल्ला आसिम मुनीर ने सबके आगे कहा था कि हम आधी दुनिया को लेके डूबेंगे, ये कहा था ना। और उन्होंने जब कहा था कि भारत तो एक शाइनिंग मर्सिडीज है और हम तो एक खटारा ट्रक है, सबके आगे ये बात सबको याद है। तो ये इस किस्म के शख्स को बढ़ावा देना बार बार कोई 10 मरतबा जो है इस नीच अमरीकी सदर ने, जिसका के कोई इंटेलेक्ट नहीं है, जिसको कि सिर्फ पैसे में दिलचस्पी है, इनको क्यों ये आसिम मुनीर के साथ इस तरह से आया है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का लालच है। क्रिप्टो करेंसी का कारोबार इसके बेटे और जो इसका जो स्टीव विटकॉफ है, स्टीव विटकॉफ उनके जो बेटे हैं, अब जब वो आए, देखिए स्टीव विटकॉफ ने ये लड़ाई शुरू कर रही है। ट्रंप ने खुद ने कहा है कि मुझे जो है स्टीव विटकॉफ ने और उनके जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, उन्होंने कहा कि ईरान जो है ये बनाने वाला है, इस वजह से मैंने हमला किया। उन्होंने जो है ना शिफ्ट किया ब्लेम। तो स्टीव विटकॉफ के जब बेटे आते हैं पाकिस्तान, जिनका नाम जैक विटकॉफ है, तो आप देख लें जो पाकिस्तान के 2 चौकीदार हैं, आसिम का मतलब उर्दू में चौकीदार होता है, जो पाकिस्तान के 2 अहम तरीन चौकीदार हैं, उसके आगे पीछे ऐसे बिल्लियों के तरह वो होते हैं। तो ये क्या शराफत है? ये पूरी दुनिया में देखें, इंडिया के तकरीबन 9.3% लोग वहां पर पर्शियन गल्फ में काम करते हैं। $52 बिलियन हर साल इंडिया बेचते हैं। पाकिस्तान से 45 लाख लोग वहां काम करते हैं। $22 बिलियन पाकिस्तान बेचते हैं। उन्होंने पूरी जगह पे आग लगवा दी। बिल्कुल, रेमिटेंस एक अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज है, एक बड़ा नुकसान है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज जो हमारे जो चर्चा का विषय है, निसार अहमद सरजई साहब, कि जिस तरह से ईरान ने ठान लिया है कि भाई मैं तो खत्म होऊंगा ही होऊंगा। पिछले इतने दशकों से मैं सैंक्शंस झेल रहा था, भुखमरी थी, तमाम इश्यूज थे, तो वो पहले से चल रहा था। उन्होंने कहा कि मैं खत्म होऊंगा, लेकिन जो मैंने पिछले 40 सालों से किया है कि भाई मैंने अमेरिका के आगे झुका नहीं हूं, तो इस बार कैसे झुक जाऊं? यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी नहीं खुल रहा है, ईरान नहीं झुक रहा है, तो ऐसे में अब आगे क्या? नमस्कार। देखिए, ये 47 साल जो मुल्ला का हुकूमत दोस्त बोला, ये 47 साल मुल्ला अपनी मर्जी से हुकूमत नहीं किया। ये ईरान लोग की मर्जी से ये हुकूमत में नहीं रहा। पर्दे के पीछे सपोर्ट था
याद रखिए कि खुमैनी 47 साल पहले कहाँ से आया? फ्रांस से आया, फ्रांस जहाज से आया। ये लाने में ये 47 साल ईरान अफगान या मुल्ला लोग को रखना या इजाजत देना, ये भी पर्दे के पीछे कुछ बातें था। याद रखिए कि अमेरिका हर वक्त मुल्ला से फायदा होता है, जैसे पाकिस्तान से या जहाज से या मुल्ला मुनीर से या मुल्ला शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सब मुल्लाओं की वजह से अमेरिका को फायदा मिल गया। यही ईरान का मुल्ला भी ये भी 47 साल पर्दे के पीछे इन लोगों के साथ था। अब और देखे ये जो लड़ाई शुरू हुआ, इस लड़ाई से शुरू से अब तक तेल के मामले से रूस का बहुत फायदा हो गया। बहुत सारे कंट्रीज रूस के तरफ रुख किया। अभी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा, अगर ये खुद ब खुद खुल जाए या इसमें नरमी आ जाए, ये भी एक बात है। ये धमकी में सोचता हूँ जो ट्रम्प धमकी दिया है, ये महज एक धमकी है। इस धमकी के बहाने एक कुछ नरमी आ जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, इससे कि रूस का फायदा ना हो। अमेरिका नहीं चाहता है ज्यादा इस लड़ाई की वजह से रूस का भी ज्यादा फायदा हो, ये भी एक खतरा है अमेरिका। और दूसरी बात जो दोस्त ट्रम्प का मदर का जिक्र किया, मैं सोचता हूँ कि अमेरिका में अमेरिका सदर, प्रेसिडेंट, ये सब एक नाम है। अमेरिका में जितना जानकारी मुझे है, अमेरिका में वो सीक्रेट खुफिया एजेंसी के अंदर बहुत सारे और डिपार्टमेंट है, और एक डिपार्टमेंट इस तरह है कि अमेरिका का 50 साल बाद अमेरिका क्या करे, किस पर तक करे, किस तरह तक, यानी ट्रम्प को सब लोग ट्रम्प को जो कह रहे हैं कि ट्रम्प की सनद पे हुआ है, ट्रम्प की ईगो से हुआ है, तो खाली ट्रम्प नहीं है बल्कि अमेरिका की पॉलिसी है, और अमेरिका सोच समझ के कर रहा है। उसने 50 साल बाद की भी पॉलिसी जो है वो तय कर रखी है। प्रोफेसर जोशी, आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं सरजई साहब की? और साथ ही साथ ये भी आपसे अब अगला सवाल ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर ईरान के लिए जो ईरान के ऑयल की सैंक्शंस हटा दी ट्रम्प ने, बार बार वो कहते हैं कि थोड़ा सीज़फायर की तरफ इशारा भी करने की कोशिश करते हैं कि वो चाहते हैं हमसे सीज़फायर कर लें। कई बार उनके बयान ये दिखाते हैं कि कभी डरा के, कभी बातचीत की बात करके, कभी सैंक्शंस हटा के ट्रम्प को वॉर फटीग आ गया है। ट्रम्प अब इस जंग को छोड़ना चाहते हैं, बस उन्हें वे आउट चाहिए। तो इसीलिए कभी वो धमका रहे हैं, कभी सैंक्शंस हटा रहे हैं। वॉर्स की एक कॉस्ट होती है पिनास, और यदि इस युद्ध की कॉस्ट को हम देखें तो भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाने में हमें लगातार अमेरिका या ट्रम्प सफल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जब हम कॉस्ट वाले एंगल पे जाते हैं तो यहाँ ईरान की तुलना में अमेरिका की ज्यादा कॉस्ट या ज्यादा खर्चा हो रहा है। जिस तरह के सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम्स का, बॉम्ब्स का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है, उसकी तुलना में ईरान जिस तरह के ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत सस्ते हैं। तो हम एक चीज ये समझें। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरह से एनर्जी लाइन डिसरप्ट हुई है उसमें अमेरिका को कितना नुकसान या फायदा हुआ वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम ये समझें कि अमेरिका के जो अलाइज हैं उनको जिस तरह का नुकसान हो रहा है और फिर रशिया को जिस तरह का फायदा हो रहा है, इसको देखते हुए भी अब कहीं ना कहीं ट्रंप के सामने प्रश्न चिन्ह है। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह कि ट्रंप को यह भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच की बॉर्डर से चीन लगातार अपने एम्युनिशन और मिसाइल्स वगैरह जो है, ड्रोन्स जो हैं, वो ईरान को पहुंचा रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह कि इस सब की वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, वहां की जो जनता है और जो डॉलर है, उस पे एक बड़ा हम अटैक होते हुए देख रहे हैं। लेकिन मैं अब भी ये नहीं मानती कि ट्रंप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो कह कुछ रहे हैं, आप देखिए, और वो कर कुछ रहे हैं। चेतावनी देते हैं, कभी सीज़फायर की बात करते हैं, पर फिर कहते हैं कि तबाह कर देंगे ईरान को, रिजीम चेंज किए बिना मानेंगे नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाए बिना मानेंगे नहीं। चेतावनी देते हैं 48 घंटों में खोल दो सभी के लिए, वरना सारी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर देंगे। अच्छा, नतांज और इस्फहान पे हमले हो रहे हैं, और इधर ईरान ने भी जो है वो इजराइल की डिमोना जो न्यूक्लियर साइट है, जो बहुत ही सेफ और एक सीक्रेट न्यूक्लियर साइट मानी जाती थी, उस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो आप देखिए दोनों तरफ से एक बयानबाजी चल रही है। दोनों तरफ से आप देखेंगे कि कभी इस तरह की रीड बिटवीन द लाइन आती है कि बात करते हैं युद्ध रुकना चाहिए, और फिर उसके तुरंत बाद कोई ना कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट आ जाता है। आप लगातार यदि स्टेटमेंट्स की डिप्लोमेसी को देखोगी ना पिनाज, तो आपको समझ में आएगा। वहीं से मैं इस बात को पकड़ पा रही हूं कि हाल फिलहाल बहुत जल्दी ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान भी अपनी एक्शन से क्या कर रहा है, युद्ध को दूर से
दूर लेके जा रहा है। डियागो गार्सिया पर अटैक करने की क्या जरूरत थी ईरान को? हिंद महासागर में पहुंचने की क्या जरूरत थी? और वहीं न्यूक्लियर साइट्स जो हैं पहले ही तबाह कर चुका था अमेरिका पिछले साल, उस पर फिर हमले करने की क्या जरूरत है? गलती से कोई रेडिएशन यदि लीक हो जाता है तो आप डेलिबरेट न्यूक्लियर अटैक तो छोड़ दीजिए, अगर गलती से भी रेडिएशन लीक होता है तो उससे किस प्रकार का नुकसान इमीडिएट और लॉन्ग टर्म होगा, और न सिर्फ ईरान बल्कि ईरान के बाहर पूरे खाड़ी देशों तक इसका कैसे असर पहुंचेगा, ये एक समझने की बात है। बिल्कुल, तो यहाँ इसका पर आप जवाब मैं देखिए कि प्रोफेसर रमीज से लूंगी और डॉक्टर भरत बरे भी हमारे साथ और विनय जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रमीज, आपके पास आके यही एक छोटा सा जवाब चाहूंगी कि वाकई में खाड़ी देशों को भी तो डर होगा कि भाई अमेरिका जिस तरह से अब ये कह रहा है कि मैं खत्म कर दूंगा ईरान को, भाई ईरान में अगर कहीं से भी कुछ भी एक मिसकैलकुलेशन होती है, एक न्यूक्लियर, क्योंकि वो तो कह रहा है भी मेरे पास है इतना, मुझे थोड़ा सा दिन का वक्त चाहिए, मैं तो न्यूक्लियर बम बना के लिए भी कैपेबल हूं, तो यानी साजो सामान तो वहां रखा हुआ है ना। अगर इस तरह की लीकेज होती है तो नुकसान तो सबका है। तो खाड़ी देश कोई अमेरिका पे प्रेशर नहीं बना रहे हैं कि देखिए आप क्या गर्त बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे इलाके का। यकीनन नुकसान तो सबका है। लीकेज होती है तो क्या उससे उसका असर आसपास में नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। जिस तरीके से अभी ये तमाम चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, जैसे प्रोग्रेस हो रही है, वो तो सही। अभी हमारी डॉक्टर जोशी ने भी कहा कि आगे जंग रुकता हुआ दिख नहीं रहा, और हम सब पैनलिस्ट कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आप यूएस में मिड टर्म इलेक्शन की बात करें या एनर्जी क्राइसिस आ सकती है उसकी बात करें, या जिस तरह से रीजनल एस्केलेशन हो सकता है उसकी बात करें, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं दोनों तरफ से, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी तापमान बढ़ जाता है कभी घट जाता है, फिर एग्रेशन होता है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पिनाज मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत जल्द इस पे डायलॉग शुरू होगा। मुझे भी उम्मीद है और मुझे लग रहा है कि इसमें जो आपने कहा ना, खाड़ी देशों में इसका डर नहीं है कि लीकेज हो जाए, तो डर तो होगा। देखिए, अगर कहीं पे एक पूरी एनर्जी फैसिलिटी है और वहां पे अगर कुछ होता है तो इसकी घबराहट तो रहती है, लेकिन प्रिपरेशन है। और इन तमाम देशों में, भले ही ये पीस लविंग कंट्रीज हैं, ये वॉर में नहीं जाना चाहते हों, ये विजन रखते हों, उसके बावजूद भी एक रेड लाइन क्रॉस होने के बाद तो कुछ ना कुछ इससे इसका रिटेलिएशन हो सकता है। डॉक्टर भरत बरई, ये रेड लाइन अब दोनों तरफ से क्रॉस होनी शुरू हो रही है, और अमेरिका का जो ये सीधे सीधे अल्टीमेटम है, आपको एक नैरेटिव नजर आता है इसमें कि भाई ईरान थोड़ा कमजोर पड़े, या फिर ट्रंप अब मूड बना चुके हैं? देखो, ट्रंप अब मूड बना चुके हैं। ईरान ऐसे तो नहीं बोलेगा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे। बता रहे हैं कि हाँ, जो मित्र देश है उसके लिए तो जहाज जा सकते हैं, लेकिन फिर भी और जहाज पर अटैक होते हैं, इसीलिए कोई जहाज को जाना नहीं है अनलेस दे मेड अरेंजमेंट विथ ईरान। अब ट्रंप साहब क्या करेंगे वो तो देखेंगे, लेकिन खाड़ी के देशों की ये स्थिति है, वो छोटे छोटे देश है सऊदी अरेबिया के सिवा। यूनाइटेड अरब अमीरेट, नेटिव अरब पॉपुलेशन 1.1 मिलियन, बहरीन 1 मिलियन। तो ये देश अपने को अपने आप से तो डिफेंड नहीं कर सकते, इसीलिए पहले उनको ब्रिटेन के साथ थी बेस, अब अमेरिका के साथ बेस है। अगर वो बेस नहीं होते अमेरिका या ब्रिटेन के तो ईरान उनको खा जाता। वो ईरान का तो बड़ा प्लान था कि ये जो खाड़ी के छोटे देश है उसके ऊपर ले लेना, तब ईरान को कभी 15 या 16 मिलियन बैरल्स ऑयल पर कब्जा हो जाएगा, जैसे सद्दाम हुसैन ने किया था, कुवैत ले लिया था, बोला कि ये प्रोविंस नंबर 19 है। ईरान का यही प्लान था, बहरीन, कुवैत, कतार और यूनाइटेड अरब एमिरेट, उन लोगों को ले लेना, उसकी ऑयल प्रॉपर्टी पर कब्जा कर देने का, और फिर और बड़ा देश बन जाएगा कि इसके पास 15 या 16 मिलियन बैरल ऑयल पर कंट्रोल होगा। अब ट्रंप साहब क्या करेंगे? वो कुछ तो करेंगे, मैं बता तो नहीं सकता क्योंकि वो अपनी ही मनमानी करते हैं। ठीक है, लेकिन खाड़ी के देशों के लिए कोई चारा नहीं है, उनको अमेरिका या ब्रिटेन उसके साथ समझौता करना पड़ता है, उनके बेस रखना पड़ता है अपनी रक्षा के लिए। ठीक है, तो खाड़ी देश भी मजबूर हैं यहाँ, और ये मजबूरी है उनकी, चाहते हुए ना चाहते हुए भी उन्हें रहना है। लेकिन विनय शुक्ला जी, आपको आपकी समझ और वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से इसको ले रहा है, ये जो पूरी जंग है, ये जो अल्टीमेटम है, इसमें कितनी धमकी और कितनी सिंसेरिटी नजर आ रही है? देखिए, जैसे पावर जो
प्लांट्स की बात भी की जा रही है, ये तो आम बात है, क्योंकि रूस भी यूक्रेन में बहुत जबरदस्त वो कर रहा है, पावर प्लांट्स को अटैक कर रहा है, और उसके जवाब में जो है ईरान भी वही करेगा, उम्मीद ये है। पर मानना यहाँ है कि ये युद्ध में परमाणु जो एक आयाम इसका हो सकता है, और उसके बिना शायद ये नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ बहुत लोग कह रहे हैं कि या तो इजराइल इस्तेमाल करेगा अपने परमाणु उसके अस्त्र को, क्योंकि उसके बिना ये युद्ध नहीं रुकेगा। और क्योंकि ईरान जो है थोड़े थोड़े हमले अपने पूरे जारी रखेगा, और एंड में ये भी हो सकता है कि वो डर्टी बॉम्ब, जिसका मिसाइल तो है उनके पास वो यूरेनियम भी है, तो डर्टी बॉम्ब बना सकते हैं। तो बहुत ही खतरनाक एक तरह से स्थिति पैदा हो गई है, और अभी कम से कम कुछ हफ्ते या महीने तक जो है यहाँ सोचा जा रहा है कि रुकने की कोई वो नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मालूम 500 साल पुरानी जो है एक नीति है, एंग्लो सैक्सन नीति, कि रशिया को वार्म सीज की तरफ एक्सेस नहीं देनी है। तो उसमें ये काफी तरह से सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, क्योंकि जो भारत से जो नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है, इंटरनेशनल कॉरिडोर, उस पर इजराइल ने हमला किया कल, अंजाली पर जो पोर्ट है, चाबहार पोर्ट, जिसको हम डेवलप कर रहे थे। भारत मतलब एक तरह से तो भारत को एक्सपेंशन, जो ये मार्केट का ट्रेड का जो था सेंट्रल एशिया में और रशिया के साथ, वो उसकी संभावना अब फिलहाल जो है बहुत डिम हो गई है। ठीक है, तो भारत को बहुत नुकसान होगा। ठीक है, नुकसान हर तरफ हो रहा है, नजर आ रहा है, और कहा जा रहा है कि ये जंग जो है वो ग्लोबल क्राइसिस से इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो भी लेकर आएगी, क्योंकि आज 23वें दिन ये जंग जो है वो एंटर कर चुकी है और थमती हुई नजर नहीं आ रही है हमारे तमाम एक्सपर्ट्स को। यहाँ पर एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी मैं, मुस्कान साहब, आपको लगता है कि हाँ लास्ट रिजॉर्ट यही है कि सोल्जर्स ऑन ग्राउंड अमेरिका उतारेगा सूनर और लेटर? देखिए, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आपने किसी पहलवान को क्रिकेट के मैदान में उतार दिया, तो पहलवान तो क्रिकेटर को शायद अच्छी तरह से उसकी धुनाई लगा देगा ना, लेकिन क्रिकेट का वो मैच तो नहीं जीतेगा। ईरानियन लोगों का ये कहना है कि अब तक देखे जो अमेरिका और इजराइल ने वहां तबाही मचाई है, उसमें $1 ट्रिलियन से ज्यादा उनको नुकसान हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि जितने भी नुकसान हो बेशक कर सकता है, लेकिन अमेरिका जीतेगा नहीं, और हम भी जानते हैं अमेरिका नहीं जीतेगा। जी हाँ, ईरान वेनेजुएला नहीं है, ये अमेरिका को समझना होगा। जो मुल्क तमाम सैंक्शंस के बीच भी इतने दशकों तक डेथ टू अमेरिका की आवाज बुलंद करता रहा है, तो वो अब झुक जाएगा जब आपने उसकी सुप्रीम लीडर, उसकी तमाम जो लीडरशिप है उसको कोलैप्स कर दिया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया, तो ये मुमकिन नहीं लगता है। और ये जंग फिलहाल थमती हुई भी नजर नहीं आ रही है। तो इस जंग का बीच का रास्ता, जिसे कहते हैं ना, जंग खत्म करने के लिए एक वे आउट चाहिए होता है। ऑब्जेक्टिव जब क्लियर ना हो, अचीव हो नहीं रहे हो, तो एक वे आउट चाहिए होता है। तो वे आउट कैसे और कौन निकलवाएगा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। 48 घंटे ट्रंप वाकई में कुछ करेंगे या फिर ये सिर्फ उनकी एक धमकी थी? ईरान किस तरह से रिएक्ट करेगा, पल पल की अपडेट्स लगातार आपको इंडिया टीवी पर मिलती रहेगी। हमारा पूरा पैनल इंटरनेशनल अलग अलग जगहों से हमारे साथ शामिल हुआ इस चर्चा में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।